बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है लॉ ऑफ मास सेक्शन। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। उससे पहले आप लोगों ने बेटा डिस्कस किया था रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये भी बेटा हमारे पास बेसिकली लॉन्ग है और ये बोर्ड में आया हुआ है काफी दफा। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। इससे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी है बेटा हमारे पास एक्टिव मास। ठीक है ना बेटा। एक बेटा हमारे पास क्या है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि यहाँ पे यूज होनी है, और दूसरी बेटा हमारे पास टर्म आती है एक्टिव मास। अब आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है। ठीक है ना। आपने ये देखना होता है कि हमारे पास रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है और वो डिपेंड करता है एक्टिव मास पे। ठीक हो गया। जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है ना, उसकी जो स्पीड होती है वो उसके डिपेंड करती है इंजन पे कि कितने हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया। वैसे हमारे पास ये जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करती है। मींस कि आप लोगों के पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास के। आप इस तरह से कह सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब आप सबको आइडिया है कि हमारे पास एक चीज अगर इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है। ठीक है। एक चीज अगर हमारे पास डिक्रीज होती है, दूसरी इंक्रीज होती है, उस टर्म को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नाम देते हैं। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, उस टर्म को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम देते होते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप कितने एक्टिव मास प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी अमाउंट में आप एक्टिव मास प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी ही स्पीड से हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो परफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं तो बेटा आप लोगों के पास बेटा क्या होता है, यहाँ पे 2H2 होता है बेटा, प्लस आप लोगों के पास O2 आ गया। रिजल्ट में रिवर्सिबल रिएक्शन होगा 2H2। अब देखिए बेटा हमारे पास क्या होता है कि ये इसके एक्टिव मास है, ये 2 हमारे पास इसके एक्टिव मास है, इसका एक्टिव मास 1 होगा, जो कि हम लिखते होते नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली इसके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगी। तो इस चीज को हम एक्टिव मास का नाम दे रहे हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब हम आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ। बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था गुलबर्ग एंड वेग। उन्होंने 1869 में एक लॉ दिया था जिसको उन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है ना। अब देखें द फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब बेसिकली बुक में आप लोगों के पास पूरी डिफाइन रिटर्न है, बट हम क्या करेंगे, इसको इसके दो पार्ट्स करके इसको इजीली समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आप देखें, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। हमारे पास रेट एट विच अ सब्सटेंस मीन के स्पीड जो सब्सटेंस की होती है वो उसके एक्टिव मास पे डिपेंड करती है। सिंपल सी टर्म है, मैंने आपको पहले बता दिया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्टिव मास क्या होता है। वही चीज वो यहां पे बता रहे हैं कि जो हमारे पास क्या होती है, स्पीड ऑफ सब्सटेंस की जो स्पीड होती है, ठीक है ना, कि जो प्रोडक्ट में चेंज हो रही होते हैं वो डिपेंड करती है हमारे पास किसके, एक्टिव मास के। जितना एक्टिव मास होंगे उतना हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्पीड ऑफ द सब्सटेंस। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे यूज की गई है वो बेसिकली हमारे पास रिएक्टेंट के लिए यूज की गई है। मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखे समझा देता हूँ। बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, H2 प्लस आप लोगों के पास क्या होता है, I2 है। रिजल्ट में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, 2HI बनता है। सिंपल से रिएक्शन है। अब देखिए इसका एक्टिव मास 1 है, इसका एक्टिव मास 1 है, जो कि हम लिखते नहीं होते। तो हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट यहाँ पे बताई गई है वो सिर्फ इन इंडिविजुअल सब्सटेंस के बारे में बताई गई है कि हमारे पास ये सब्सटेंस, ये सब्सटेंस, इन सब्सटेंस की जो स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, एक्टिव मास पे। जितने एक्टिव मास आप लोगों ने यहाँ पे उसको प्रोवाइड किए हैं। पहली चीज क्लियर होगी। अब दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। बेटा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। अब यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट है वो उस होल रिएक्शन के बारे में बताई गई है कि हमारे पास जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। बात आ रही है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस मीन के जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके एक्टिव मास का। आपको समझा देता हूं बेटा। वो कहता है कि होल जो रिएक्शन होगा, अब ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, ये कंप्लीट जो रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा इन दो रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास पे कि कितनी स्पीड से ये होल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे टर्म क्लियर होगी कि हमारे पास बेटा क्या है कि जो होल रिएक्शन है, जो होल रिएक्शन की स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है इन दो रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास पे। यहाँ पे क्लियर हो गया, रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास पे ये बेसिकली हमारे पास क्या कर रही है बेटा, डिपेंड कर रही है।
क्लियर हो गया यहाँ पे हमारे पास पहली स्टेटमेंट जो कि हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस से इंडिविजुअल सब्सटेंस के बारे में बात की गई थी, होल रिएक्शन के बारे में बात नहीं की गई थी। अब दूसरी स्टेटमेंट वो होल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है जो कंप्लीट रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनका जो एक्टिव मास है वो डिपेंड करते हैं बेसिकली रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ प्रोडक्ट पे। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता होता है कि आप लोग एक्टिव मास को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। तो हमारे पास उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, या रिप्रेजेंटेशन या उसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मोल डीएम क्यूब होता है, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और जो हमारे पास उसका यूनिट है वो मोल डीएम माइनस क्यूब आता है। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड मोल डीएम माइनस क्यूब। तो ये हमारे पास क्या होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसका यूनिट होता है। ये क्वेश्चन आता होता है बोर्ड में कि राइट द रिप्रेजेंटेशन एंड यूनिट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन या मोलर कंसंट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल लें, इसके जनरल एक्सप्रेशन लिखे, तो बेटा हमारे पास क्या होता है कि आप लोगों ने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे पास बेटा क्या होता है कि फर्स्ट सिर्फ हमने 4 लाइनों में सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा है। अब नेक्स्ट हम जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे, जितने भी लॉज पढ़ेंगे, जो भी चीज पढ़ेंगे उसमें हमने इरिवर्सिबल वहां पे इरिवर्सिबल रिएक्शन था, अब हमने सारे रिएक्शन में हमने क्या करना है, रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करना है। अब देखिए हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन देख लेते हैं हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के। रिवर्सिबल रिएक्शन में आप लोगों के पास सपोज कर लेते हैं ए होता है, बी होता है, देन हमारे पास सी होता है एंड डी होता है। अब आप चाहें तो इसके एक्टिव मास भी साथ में लिख सकते हैं। हमारे पास क्या होता है बेटा, ये ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया, ये आप लोगों के पास सी आ गया, ये आप लोगों के पास डी आ गया। फर्स्टली तो ये सिंपल से लिखा गया है आपकी बुक में फर्स्ट पेज में। जो सेकंड पेज है लॉ ऑफ मास एक्शन का, उसमें आप लोगों के पास क्या होता है, यहाँ पे वो कोफिशिएंट भी लिख देते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। अब देखें फर्दर आप क्या करें कि हमारे पास जो कोफिशिएंट होते हैं वो जो हमारे पास एक्टिव मास है वो कोफिशिएंट की फॉर्म में या पावर की फॉर्म में आ जाते हैं। ये जो एक्टिव मास है किस तरह से सॉरी आप देखें आप लोगों के पास बेटा क्या आ जाता है, यहाँ पे ए आ जाता है, यहाँ पे बी आ जाता है, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। तो इस फॉर्म में ये क्या होते हैं बेटा, राइट किए जाते हैं आप लोगों के पास। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर सुन रखे हैं तो आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है हमारे पास किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। उसके बाद हमारे पास जो के एफ होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो ए बी है, जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। हमारे पास ए बी क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जो कि लेफ्ट टू राइट प्रोसीड हो रहा है, और सी डी क्या है, हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है जो कि हमारे पास राइट टू लेफ्ट प्रोसीड हो रहा है। अब ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे आके हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के एफ ओवर के आर। ठीक है ना, के एफ में हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, सी डी हो जाएगा, के आर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा, सी डी एंड ए एंड बी हो जाएगा यहाँ पे बेटा। अब देखें आप लोगों के पास क्या है कि मैथ का असूल है, हमारे पास जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाते हैं, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चेंज हो जाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद हमारे पास जो के एफ और के सी होता है, सॉरी के एफ और के आर होता है, मीन्स के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं किसके बेटा, के सी के। केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और केसी की वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। उसके बाद आप देखिए हमारे पास वेयर, अब हमने क्या करना है, के एफ और केसी की जगह सॉरी के आर की जगह पे हमने क्या करना है, केसी को पुट करना है। हमारे पास केसी ओवरऑल क्या आ जाएगी, सी एंड डी एंड ए एंड बी आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसके आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव मास को कोएफिशिएंट या पावर की पावर में लिखते हैं तो आप लोगों के लिए फर्दर ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे के एफ है, यहाँ पे ए आर है, तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं उसके जनरल एक्सप्रेशन में। ठीक है ना बेटा, आप चाहें तो उसके जनरल एक्सप्रेशन, क्योंकि बार दफा क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब करें लॉ ऑफ मास एक्शन को विद योर जनरल एक्सप्रेशन, तो आपको ये चीजें सारी लिखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डी और ए एंड बी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल रिटर्न है किसकी, अमोनिया की। बेटा हमारे पास क्या होता है, एन होता है प्लस 3H2 होता है। अब देखें आर एफ हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो कौन सा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन से जा रहे हैं, N2 और 3H2 जा रहे हैं, और रिवर्स डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है, अमोनिया जा रहा है। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो गया। उसके बाद अगर हमने के सी निकालना है, इसका सेम के एफ ओवर के आर आ जाएगा, मीन्स के आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो होंगे वो नॉमिनेटर की फॉर्म में आ जाएंगे,
रिएक्टेंट जो होंगे वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ गया, केसी की वैल्यू आ गई। और ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है ना, उनका आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्ट रिएक्शन होता है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा टॉपिक था। इसमें जस्ट आपने समझना है कि हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन किस तरह से राइट करने हैं, जस्ट उसके एक्टिव मास आप दे दें, प्रोवाइड कर लें, जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, आपने उसको स्मॉल लेटर में लिख लेना है, ठीक है ना, देन आपने उसको कोफिशिएंट या पावर की फॉर्म में लिखते जाना है, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्टली आपने उसका क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने बताना है कि हमारे पास डिफाइन क्या है, आप बेशक 2 पॉइंट्स भी बना सकते हैं। देन आप लोगों ने उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताना है, देन आपने उसके जनरल एक्सप्रेशन लिख देना है, और साथ में अगर चाहें तो एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं। तो यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरह की कोई मुश्किल है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।